पटवारी एग्जाम हमारे लिए सबसे प्रोमो एग्जाम कह सकते हैं और हमारे अथर्व एकेडमी चैनल में मैं मोहन मोदी आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं अपने एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि आपको पता है कि मैं पटवारी एग्जाम्स के अंतर्गत आने वाले सिलेबस में हिंदी विषय के अंतर्गत बहुत सारे वीडियोस आपके सामने लेकर आ रहा हूं। मेरा और अथर्व एकेडमी का जो मेन मोटो है, मेन उद्देश्य है वो यही है कि आप सभी जो पटवारी एग्जाम हमारे सामने आ रही है 15 मार्च का अभी नोटिफिकेशन हमारे सामने आया है, तो हमारे सामने केवल टारगेट 2 से 3 महीने का है। 3 महीने का टारगेट माने 3 महीने में हमें बहुत अच्छे से कवर करना है। इसके मैंने पहले मेरे वीडियो में और भी आपको बताया था कि पिछली बार वाली पटवारी और इस बार वाली पटवारी में बहुत अंतर है। पिछली बार जो पटवारी थी जो 2017 में आई थी वो तो खैर ठीक आई थी, पर उसमें सिलेबस बहुत कम था, केवल 100 नंबर का पेपर था। लेकिन अब जो है पेपर 200 नंबर का हो गया है। इसमें सब्जेक्ट भी ऐड कर दिए गए हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट इसमें जो है 25 नंबर का है और सिलेबस भी बहुत ज्यादा वास्ट कर दिया गया है। हमारा पटवारी का सिलेबस भी मान के चले कि आप एमपीएसआई के इक्विवेलेंट आ गया है, तो हमें पढ़ना तो बहुत कुछ है। ये मान के चले पढ़ना इतना है कि बच्चों को मटेरियल ही नहीं मिल पा रहा है कि पढ़े तो पढ़े कहाँ से, करे तो करे कहाँ से। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखकर अथर्व एकेडमी का ये अनूठा प्रयास आपके लिए अथर्व एकेडमी लेकर आया है। आपके लिए YouTube की ऑनलाइन क्लासेस, इसमें छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से, छोटे छोटे टॉपिक्स के माध्यम से हमारे फैकल्टीज आपको बहुत कुछ यहाँ पर बताएंगे। सभी विषयों में टॉपिक वाइज क्या किया जाएगा, आपको यहाँ पर गाइड किया जाएगा किस तरह से आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो मैं हिंदी सब्जेक्ट के अंतर्गत आपकी पूरी हेल्प करूंगा, कैसे आपको तैयारी करनी है। मेरे और भी हिंदी विषय के पटवारी के अंतर्गत मेरे वीडियोस आए हुए हैं, उन वीडियोस को आप जरूर देखिएगा। उन वीडियोस को देखने से आपको ये रहेगा कि किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। देखिए अभी मैंने वर्णमाला के वीडियोस मेरे चल ही रहे हैं, उन वीडियोस को भी आप देखते रहिए तो आपको पूरा वर्णमाला का चैप्टर क्लियर होता रहेगा। ऐसे में किसी भी टॉपिक पर आपको क्या करूंगा, आपको गाइड करता रहूंगा। अभी जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बोला था कि सर अलंकार हमें समझ में नहीं आता है और अलंकार पटवारी में आ रहा है। रस छंद अलंकार जो कि काव्य बोध के अंतर्गत एक बहुत बढ़िया टॉपिक है, सबसे टिपिकल टॉपिक माना जाता है रस छंद अलंकार जो टॉपिक है। इस टॉपिक में आप सर अलंकार हमें समझाइएगा, तो चलिए ठीक है, उनकी रिक्वेस्ट को ध्यान में रखकर मैं अपने एक शॉर्ट वीडियो के अंदर आपको क्या कर रहा हूँ, अलंकार से संबंधित बहुत कुछ छोटी छोटी बातें आपके सामने ला रहा हूँ। हालांकि इतने सारे अलंकारों को एक छोटे से वीडियो में समेटना संभव नहीं होता है, इसके लिए ये पूरी क्वेश्चन जो स्टेप बाय स्टेप जो वीडियोस मेरे आएंगे उन पर आप बने रहना होगा, आपको इनको देखते रहना होगा। इन्हीं सारे वीडियोस को लेकर मैं आपके सामने आता रहूंगा। तीनों वीडियोस में छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से एक दो अलंकार में क्या करता रहूंगा, आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा। तो चलिए ठीक है, वीडियोस को बहुत ज्यादा आगे ना बढ़ाते खींचते हुए अब मैं आपके सामने जो टॉपिक लेकर आ रहा हूँ वो है हमारा अलंकार। अभी आपसे एक क्वेश्चन मुझे पूछना है कि अलंकार क्या होता है, क्या जानते हैं आप अलंकार के बारे में? अगर पता है तो जरूर कमेंट में करिए। कमेंट बॉक्स में आप करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको अलंकार के विषय में पता है। और चलिए ठीक है, अगर नहीं भी पता है तो मैं आपको बताता हूं कि अलंकार एक्चुअली में होता क्या है। अलंकार मतलब होता है अलंकृत करना, सजाना। ठीक है, जब हम किसी चीज को सजाते हैं, अलंकृत करते हैं, आभूषण पहनाते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, तो वो क्या हो गया, वो वस्तु काफी सुंदर दिखाई देती है। ऐसे ही हमारा काव्य में, अभी काव्य क्या होता है, जब तक आपको काव्य के बारे में नहीं पता होगा, अलंकार नहीं समझ पाओगे, तो पहला प्रश्न ये उठता है कि काव्य क्या होता है, काव्य की परिभाषा दीजिए। देखिए कविता की शैली में लिखी गई कोई भी रचना जिसमें हम तुकबंदी का ध्यान रखते हैं, आखिरी में जो है राइमिंग वर्ड्स होते हैं, ये चीज को देखना होता है। तो इस प्रकार से कविता की शैली में कोई जो रचना हम लिख रहे हैं जिसको पढ़कर सुनकर बड़ा आनंद हमें मिल जाए, ठीक है ना, तो वो सब क्या कहलाती है, हमारी काव्य कहलाती है। काव्य के ही 3 अंगों को हम रस छंद अलंकार के नाम से जानते हैं, जिसमें से अलंकार सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम रस को काव्य की आत्मा माने, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, रस को यदि हम काव्य की आत्मा माने तो छंद क्या है, इसका शरीर है। ठीक है, छंद को इसका शरीर है और अलंकार को क्या माना गया है, वस्त्र आभूषण माना गया है। ठीक है, अब आप एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि अगर कोई मूर्ति हमारे सामने है, अगर हमने उसके अंदर प्राण भी है, सब कुछ है, कोई इंसान है हमारे पास जीता जागता सामने खड़ा है, शरीर है मतलब छंद हो गया, आत्मा है उसके अंदर मतलब बोल रहा है, कर रहा है, सब कुछ जीवित व्यक्ति है,
तो वो समझ लो उसके अंदर रस भी है। अब अलंकार की बात आती है, उस व्यक्ति के ऊपर ना तो कोई वस्त्र है, ना कोई किसी प्रकार का आभूषण है, वो व्यक्ति जो है बिना वस्त्रों का, बिना वस्त्र का व्यक्ति कैसा रहेगा, कैसा लगेगा? आप खुद एक पल के लिए सोचिए कि जिसके पास वस्त्र नहीं होंगे क्या उसकी शोभा होगी? नहीं। इसलिए अलंकार जो है वो लज्जा है, अलंकार जो है वो हमारी शर्म है, ठीक है, हमारी इज्जत है। इज्जत, लज्जा और शर्म, ये तीन चीजों से क्या होगी? व्यक्ति की पहचान होगी, है ना। इंसान है, उसमें जान भी है, लेकिन वस्त्र नहीं है, बिना वस्त्र का व्यक्ति कैसा लगेगा आपको? ठीक है, आप समझ लीजिए उस बात को। मतलब वस्त्रों का और आभूषणों का हमारे लिए क्या महत्व है, इस महत्व को भी आप ऐसा समझें। ऐसे ही काव्य के अंदर भी हमारे जो है रस को हम उसकी आत्मा मानते हैं, छंद को इसका शरीर मानते हैं, तो अलंकार को क्या मानते हैं? इसके वस्त्र आभूषण। मतलब किस तरह से हम काव्य को और अच्छे तरीके से पेश कर सकते हैं और रुचिकर बना सकते हैं, जिससे कि आपको पढ़कर, सुनकर, बोलकर क्या हो, उसके अंदर एक आनंद की अनुभूति हो। ये चीज बताने के लिए हम क्या करते हैं? अलंकारों का प्रयोग करते हैं। क्या आपको पता है अलंकार के प्रणेता कौन है? अलंकार के जनक कौन है? किन्होंने सबसे पहले अलंकार को हमें दिया? बताइए, अगर आप जानते हैं तो बिल्कुल बताएं। अलंकार के प्रणेता मुनि कौन है, या इसके जन्मदाता कौन है, जनक कौन है? चलिए ठीक है, नहीं पता तो मैं बताता हूं। अलंकार के जनक जो है वो भामह ऋषि है। भामह ऋषि ने क्या किया है? अलंकार हमारे सामने लेकर आए हैं सबसे पहले। इसके पहले हम नहीं जानते थे कि काव्य को भी इस तरह से सजाया जा सकता है, ठीक है। अब कैसे सजा सकता है, क्या होता है इसमें, कितने प्रकार के होते हैं, इन्हीं सब चीजों पर हम क्या करते जाएंगे? स्टेप बाय स्टेप चर्चा करते जाएंगे। मैं बता रहा हूं कितने सारे अलंकारों को एक लेक्चर में समेटना संभव नहीं है, इसलिए छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से मैं क्या करूंगा? स्टेप बाय स्टेप एक दो अलंकार आपको समझाता चलूंगा, जिससे कि आप क्या हो, मेरे साथ बने रहो। बस आपको ये करना है कि मेरे वीडियोस को लगातार देखते रहना है। अथर्व एकेडमी पर पटवारी चैनल के अंतर्गत जो वीडियोस आ रहे हैं, इन्हें आपने लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले बेल घंटी का जो आइकन है उसे दबाइए, ऑल को सिलेक्ट करिए, जिससे कि क्या होगा? आपको सारे नोटिफिकेशन हमारे, चाहे वो मैं पढ़ा रहा हूं या मेरे यहाँ की कोई भी फैकल्टी पढ़ा रही है, आपको सारे नोटिफिकेशन क्या मिलते रहेंगे? पहले से ही मिलते रहेंगे। इसलिए आप खुद भी सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करवाइए, ज्यादा से ज्यादा देखिए इसको, कमेंट करिए, जिससे कि मैं जल्दी से जल्दी, और कोशिश मेरी ये रहेगी कि डेली की डेली आपके पास क्या कर सकूंगा? अलग अलग छोटे छोटे वीडियोस लाकर आपके सामने आ सकूंगा। तो चलिए ठीक है, अभी हम सबसे पहले समझते हैं अलंकार इन्हें। आपको तो पता चल ही गया कि अलंकार इन्हें क्या होता है। अलंकार का मतलब ये होता है सजाना या काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले जो शब्द हैं उनके बारे में चर्चा करना, वही क्या कहलाता है? अलंकार कहलाता है। अलंकार के प्रकारों के बारे में जब बात की जा रही है तो ये भी हम समझे कि अलंकार के प्रकार कौन कौन से होते हैं। चलिए ठीक है, सबसे पहला प्रकार जो हम बात करते हैं ये कहलाता है आपका शब्दालंकार, ठीक है। पहला है शब्दालंकार, दूसरा है इसमें अर्थालंकार, ठीक है, अर्थालंकार होता है सेकंड नंबर, और तीसरा जो होता है ये है उभयालंकार, ठीक है। इस तरह से हम वर्तमान में समझें तो अलंकार के तीन भेदों के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहली बात तो शब्दालंकार। शब्दालंकार जैसा कि नाम से समझ में आ रहा, शब्द प्लस अलंकार, मतलब जहां शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो उसे हम क्या कहेंगे? शब्द अलंकार कहेंगे। केवल परिभाषा समझने से समझ में नहीं आएगी बात, जब तक कि मैं इसके एग्जांपल्स नहीं दूंगा, कौन कौन से शब्द अलंकार है वो आपको नहीं बताऊंगा, तब तक आपको वो चीज क्लियर नहीं होगी। पर ठीक है, पहले पर भेदों के बारे में समझते हैं, फिर काफी डिटेल के अंदर हम लोग जाएंगे। शब्दालंकार मतलब शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होना, फिर अर्थालंकार मतलब अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होना, और उभयालंकार वह मतलब होता है दोनों, जहां दोनों के माध्यम से कोई चमत्कार काव्य में उत्पन्न हो रहा हो या कोई नई चीज सामने दिखाई दे रही हो, उसे उभयालंकार कहते हैं। हमारे पटवारी के सिलेबस में शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों हैं, उभयालंकार हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमें शब्दालंकार अर्थालंकार के बारे में पढ़ना होगा। शब्दालंकार के बारे में बात करें तो कुल शब्दालंकार कितने हुए? देखिए, शब्दालंकार जो होते हैं वो होते हैं आपके टोटल 6 प्रकार के। अब 6 प्रकार के शब्दालंकार कौन कौन से हैं, इनके नाम मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। जैसे कि देखिए, सबसे पहला कौन सा है इसमें? अनुप्रास। अनुप्रास के बाद नाम तो सुने ही होंगे आपने, यमक होता है, यमक के बाद फिर आपका श्लेष होता है, ठीक है।
श्लेष के बाद फिर होता है आपका वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है, वक्रोक्ति के बाद आपका आता है विप्सा, और विप्सा के बाद आता है आपका पुनरुक्ति प्रकाश। ठीक है, ये 6 अलंकार जो है प्रधान रूप से क्या माने जाते हैं, शब्द अलंकार माने जाते हैं। ठीक है, तो शब्द अलंकार मतलब इन 5-6 अलंकार में क्या होगा, 6 अलंकार में शब्दों के माध्यम से क्या है, काव्य में चमत्कार या कोई भी परिवर्तन या चेंजेस लाया जाता है, जिससे कि काव्य की शोभा अलग निखर कर सामने आती है। तो कौन कौन से शब्द अलंकार हो गए, सबसे पहला अनुप्रास, फिर यमक, फिर श्लेष, फिर वक्रोक्ति, फिर विप्सा और फिर पुनरुक्ति प्रकाश। ठीक है, ये 6 अलंकारों पर हम सबसे पहले फोकस करेंगे। बाकी के जितने अलंकार आपने सुने हैं, ठीक है, चाहे वो उपमा हो, रूपक हो, ठीक है, प्रतीक हो, उत्प्रेक्षा हो, कुछ भी हो, तो वो सब के सब किसमें जाएंगे, अर्थ अलंकार में, क्योंकि वहां पर अर्थ के माध्यम से क्या किया गया है, चमत्कार उत्पन्न किया गया है। पर अभी फिलहाल फोकस इस पर किया जा रहा है हमारा शब्द अलंकार के अंतर्गत सबसे पहला अलंकार कौन सा, अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार नाम सुना ही होगा, बचपन से आप सुनते चले आ रहे हो अनुप्रास क्या होता है। आपने 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं सब बार अनुप्रास अलंकार तो पढ़ा ही है, खास करके 12वीं जब आपने पढ़ी है तो 12वीं के हर चैप्टर में क्या है, अनुप्रास अलंकार से संबंधित उदाहरण दिए हुए हैं। तो आप मुझे बताएं कि अनुप्रास अलंकार क्या है। अब अनुप्रास अलंकार तो आपका सबसे बेसिक अलंकार कहलाएगा, ये अलंकार तो आप बता ही सकते हो। अनुप्रास ही नहीं पता इसका मतलब फिर आपको अलंकार के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। आप अलंकार में अनुप्रास अलंकार तो बहुत अच्छे से बता सकते हो, ये ज्यादा डीप में आपने नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, पर जितना आपने पढ़ा है उतना मुझे बताइए, कमेंट में लिखिए कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है, तो मुझे समझ में आएगा कि आप इस अलंकार के बारे में क्या जानते हो। चलिए ठीक है, तो आप तो लिखिए कमेंट के अंदर, आप लिखते रहिए जब तक कि उन बच्चों से मैं बात कर रहा हूं जिनको इसका कुछ भी ज्ञान नहीं है। ठीक है, उन्हें मैं बता रहा हूं कि ये क्या होता है, अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। देखिए सबसे पहली चीज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हमारी अनुप्रास, है ना, यह हमारा शब्द अलंकार का पहला अलंकार है। चलिए पहले परिभाषा पर बात करें, इसकी परिभाषा क्या होती है। देखिए जब किसी काव्य में या काव्य की कोई पंक्ति में किसी अक्षर की या किसी वर्ण की पुनरावृत्ति बार बार हो, काव्य के अंदर कोई वर्ण कोई अक्षर क्या हो रहा हो, बार बार रिपीट हो रहा हो, बार बार आ रहा हो, ऐसा कहीं पर भी देखने को मिले, तो वहां पर हम क्या मानते हैं कि वो अलंकार कौन सा है, अनुप्रास अलंकार है। अब जैसे एक एग्जांपल हमारे आपके सामने रखते हैं, आपने सुना भी होगा इसको। ठीक है, ये एग्जांपल जैसा कि चारु चंद्र की चंचल किरणें, ठीक है, फिर क्या लिखा इसी के आगे हमने, खेल रही थी जल थल में। ठीक है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, एक एग्जांपल आपके सामने। अब इस एग्जांपल में हमें क्या ढूंढना है, अनुप्रास अलंकार। क्या आपको कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ अलग हटके विशेष, कहीं कोई चीज जो रिपीट हो रही है, कहीं कोई चीज जो पुनरावृत्ति आ रही है? अब देखकर बताओ, एग्जांपल आपके सामने है, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। च च और च ये क्या है, बार बार रिपीट होना। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बार बार पुनरावृत्ति होने के कारण, बार बार रिपीटेशन होने के कारण इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हुआ आपका, अनुप्रास अलंकार हुआ। अब अनुप्रास अलंकार के क्या भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार कितने प्रकार का होता है, कितना डिटेल में जाकर हमको अनुप्रास अलंकार समझना है, और इसके आगे के यमक श्लेष वक्रोक्ति ये सभी प्रकार के अलंकारों के बारे में हम क्या समझेंगे, क्या जानते हैं, और किस तरह से मैं आपको समझाऊंगा, ये सब जानने के लिए क्या करना रहेगा, आपको मेरे साथ आगे बना रहना पड़ेगा। और मैं आगे आने वाले लेक्चर में आपको एक एक करके सभी प्रकार के अलंकारों को काफी डिटेल के अंदर आपको लेकर चलूंगा। छोटे अलंकार होंगे तो 2 अलंकारों को एक साथ लेकर आऊंगा, और बड़े अलंकार को मुझे समझाना है, काफी डीप में समझाना है, तो एक अलंकार एक लेक्चर में आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो यही है कि आप इस प्रकार से डेली मेरे लेक्चर पर बने रहिए। अथर्व एकेडमी के ये चैनल के अंतर्गत जो आपके सामने है, इसे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि आपको इसी तरह के और भी कई सारे हजारों वीडियोस मिलेंगे। कई तरह की वीडियोस जो है वो स्टेप बाय स्टेप एक के बाद एक आपको लगातार मिलते रहेंगे।
बस ये है कि अगर आप आ सकते हो तो जरूर हमारे ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन करिए। ऑफलाइन क्लासेस में ज्वाइन करने में आपको फायदा ये रहेगा कि आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट में रहेंगे, आपकी परेशानी, आपकी क्यूरीज डायरेक्टली मेरे पास आएंगी, मैं आपको उसका पूरा समाधान दूंगा उसका, ठीक है। और चलिए आप नहीं आ सकते हैं, काफी दूर रहते हैं कि आपके लिए ऑफलाइन आना पॉसिबल नहीं है, तो अभी आपको YouTube के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से ये सारी सुविधाएं हम लोग उपलब्ध कराते रहेंगे। बस ये है कि आप खुद जुड़िए, औरों को जोड़िए, आपको खुद को भी इसका फायदा मिले, आपके बाकी दोस्तों को भी इसका फायदा मिले। इस बात को ध्यान में रखकर हम क्या कर रहे हैं, वीडियोस आपके लिए बना रहे हैं। हम सारे फैकल्टीज बहुत मेहनत करते हैं। इस मेहनत को आप प्रतिफल इसका तभी मिल पाएगा जब अधिक से अधिक संख्या में इसे देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और आपकी तरफ से आपको समझ में आया है या नहीं ये चीज हमें जरूर बताएंगे। तो ये सब चीजें आपको करनी होगी, तभी आप क्या है हमारे आगे के वीडियोस देख पाएंगे। चलिए, तो अलंकार के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार कितने प्रकार का होता है, इसको काफी डिटेल में मैं आने वाले लेक्चर में क्या करूंगा, आपको समझाता चलूंगा। तब तक के लिए मैं मोहन मोदी आपसे विदा लेता हूं और आप अनुप्रास अलंकार के भेदों को समझने के लिए मेरे अगले वीडियो को जरूर देखिएगा। लाइक, शेयर, कमेंट, फॉलो करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय।